नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे अक्षित और आज फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर हूं आप सबके बीच। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो आपके अंदर बहुत सारे सवाल पैदा कर देगी। वीडियो के अंत में आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर एलिसा लैम के साथ हुआ क्या था। यह कहानी है एलिसा लैम की, जो 21 साल की कनाडाई छात्रा थी। 2013 में वो अचानक लापता हो जाती है और अंत में लॉस एंजलिस के सेसिल होटल में पानी की टंकी में उसकी सड़ी हुई लाश मिलती है। एलिसा लैम एक साधारण लेकिन संवेदनशील लड़की थी। वो ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी और अक्सर अपनी भावनाएं और विचार एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टम्बलर पर पोस्ट करती थी। आप में से कुछ को तो जरूर पता होगा, एलिसा अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात वहां शेयर करती थी। यार, एक बात मुझे याद आई। कहीं सुना था कि हर चीज जो आप सोचते हो या करते हो उसे सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, कुछ लोगों की ये आदत या शौक होता है कि वे अपनी हर बात, गम, खुशी, सब कुछ सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। ये मेरी निजी राय है, किसी को बुरा लगने की जरूरत नहीं। एलिसा लैम, उसने अपने ब्लॉग में कई बार अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लिखा था। उसे बाइपोलर डिसऑर्डर था। ये एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें इंसान की मनोदशा और ऊर्जा स्तर बहुत तेजी से बदलते हैं। कभी कभी इंसान सही और गलत का अंतर भी नहीं समझ पाता। कई बार वे सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। एलिसा लैम के साथ भी ऐसा ही था। कभी वो बहुत खुश और जोश से भरी रहती, तो कभी बहुत उदास और खुद को एक असफल व्यक्ति की तरह महसूस करती। उसकी स्थिति को ऐसे समझ सकते हैं। कभी कभी वो बहुत ज्यादा पोस्ट करने लगती थी, बिना वजह डरने लगती थी, बहुत ज्यादा सोचने, ओवरथिंकिंग लग जाती थी। दोस्तों के सामने वो खुद को खुश दिखाती, लेकिन अंदर से बहुत परेशान और खालीपन महसूस करती। उसके परिवार में थे पिता डेविड लैम, मां यिन्ना लैम, बहन सारा लैम। एलिसा लैम का जन्म 30 अप्रैल 1991 को वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में हुआ था। अगर उसके माता पिता की बात करें तो डेविड और यिन्ना लैम हांगकांग से कनाडा शिफ्ट हुए थे। और अगर उसकी बहन सारा की बात करें तो दोनों बहनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों को फैशन का बहुत शौक था, जो उनकी दोस्ती और मजबूत बनाता था। जनवरी 2013 में एलिसा पहली बार अकेले यात्रा पर निकली थी। उसके माता पिता ने शुरू में इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर बेटी की इच्छा का सम्मान करते हुए उसे अनुमति दे दी। लेकिन हां, एक शर्त पर कि लाम रोज उन्हें कॉल करेगी और रोज ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रहेगी। लाम अपनी जर्नी के दौरान बीच बीच में अपनी सुरक्षा की जानकारी देती रहेगी। हालांकि 31 जनवरी 2013 को जब वो लॉस एंजलिस के सेसिल होटल से चेकआउट करने वाली थी, उस दिन लाम ने अपने माता पिता से कोई संपर्क नहीं किया। अच्छा, सेसिल होटल के बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताता हूं। ये होटल भी बहुत बदनाम रह चुका है। बेसिकली आप इतना समझो कि ये अपने कुख्यात इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसमें कई हत्याएं और सीरियल किलर्स का संबंध शामिल है। 1931 में नॉर्टन नाम के एक व्यक्ति ने यहां जहर खाकर अपनी जान दे दी। 1932 में बेंजामिन नाम के व्यक्ति ने खुद को गोलियां मार ली। 1934 में सार्जेंट लुइस ने अपना गला काटकर इसी होटल में आत्महत्या कर ली। 1962 में पॉलिन नाम के व्यक्ति ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। अगर बात सीरियल किलर्स की करें तो 1985 के मशहूर सीरियल किलर रिचर्ड रामिरेज, जिसे नाइट स्टॉकर के नाम से जाना जाता था, यही सेसिल होटल में ठहरता था और उस समय ये होटल उसका मुख्य अड्डा हुआ करता था। 1991 में एक और सीरियल किलर जैक उंटरवेगर भी इसी होटल में रहते हुए अपराधों को अंजाम दे रहा था। इन घटनाओं के कारण सेसिल होटल को एक बदनाम पहचान मिली। 14 मंजिल का ये होटल, जिसके पास 700 कमरे थे, 1924 में खोला गया था। मतलब उस दौर में इसे एक लग्जरी बिजनेस होटल के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें भव्य संगमरमर की लॉबी, रंगीन कांच की खिड़कियां और शानदार सीढ़ियां थी। असल में इसे अमीर व्यापारियों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि 1924 में लॉस एंजलिस तेजी से उभरता हुआ शहर था। लेकिन फिर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। इसी कारण होटल ने अपने ऊंचे दर्जे के ग्राहक खो दिए और धीरे धीरे ये होटल सस्ते लॉजिंग में बदल गया। इसके आसपास का इलाका भी गरीब हो गया, जिससे यहाँ अपराध बढ़ने लगे।
जिस जगह ये होटल स्थित था उसे बाद में स्किड रो कहा जाने लगा और ये इलाका बेघर लोगों, अपराधियों और नशेड़ियों का अड्डा बन गया। होटल में ग्राहक नहीं आते थे, इसलिए इसके कमरे बेहद सस्ते कर दिए गए। कम कीमत और खराब सुरक्षा के कारण ये अपराधियों और सीरियल किलर्स का अड्डा बन गया। अब सवाल ये उठता है कि इन सब चीजों के बावजूद भी एलिसा लाम ने यही होटल क्यों चुना? क्योंकि ये होटल बहुत सस्ता था और एलिसा के बजट में था। लेकिन उसने बिना रिसर्च किए इस होटल में ठहरने का प्लान बना लिया। अब आते हैं उस दिन क्या हुआ। 31 जनवरी 2013 ये वही दिन था जब लाम को आखिरी बार देखा गया था। उसने दिन में बाहर जाकर कुछ किताबें खरीदी और एक बुक स्टोर के मालिक से भी बातचीत की। बुक स्टोर के मालिक के अनुसार उस समय लाम पूरी तरह नॉर्मल और खुश नजर आ रही थी। और इसी दिन वो होटल की लिफ्ट के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जो इस केस की सबने पूरा कमरा खंगाला, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 19 फरवरी 2013 होटल के कुछ गेस्ट ने शिकायत की कि उनके कमरों में आने वाले पानी का रंग अजीब था और उसमें बहुत गंदी बदबू आ रही थी। जब होटल के एक स्टाफ ने छत पर बने वाटर टैंक की जांच की तो वहां लाम की नग्न लाश तैर रही थी, जो कई दिनों तक पानी में रहने के कारण सड़ चुकी थी। अब सवाल यह उठता है कि लाम टैंक के अंदर कैसे पहुंची? क्या उसने खुद टैंक खोला और अंदर जाकर छिप गई, या फिर किसी ने उसे मारकर वहां डाल दिया? क्या टैंक का ढक्कन इतना हल्का था कि लाम ने खुद खोल लिया होगा? अब इस टैंक के बारे में समझो। टैंक लोहे और स्टील से बना था। रूफटॉप पर कुल 4 टैंक थे, जिनमें से एक में लाम की बॉडी पाई गई। टैंक का ढक्कन भारी था, जिसे अकेले खोलना आसान नहीं था, खासकर एक लड़की के लिए। जब पुलिस को लाश मिली तब टैंक का ढक्कन बंद था। मतलब अगर मान भी ले कि लाम खुद अंदर गई होगी तो उसने टैंक का ढक्कन खुद से कैसे बंद कर लिया? क्या यह संभव है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट के अनुसार लाम के शरीर पर किसी चोट के निशान नहीं थे, ना ही उसके शरीर में किसी तरह के ड्रग्स या शराब के अंश पाए गए, लेकिन उसकी बाइपोलर डिसऑर्डर की दवाइयां जरूर मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत डूबने से हुई थी और इसे दुर्घटना करार दिया गया। एलिसा लाम की मौत कई सवाल पीछे छोड़ गई। 1. एलिसा लाम वाटर टैंक तक कैसे पहुंची जबकि वो लॉक था और उसमें अलार्म सिस्टम जुड़ा था? 2. क्या ये आत्महत्या थी? अगर वो मानसिक रूप से परेशान थी तो उसने टैंक कैसे खोला? 3. लिफ्ट वीडियो में वो किससे छुप रही थी? 4. क्या उसे कोई साया दिख रहा था या फिर उसे भ्रम हो रहा था? इस केस पर रहस्य आज भी बना हुआ है। लोग आज भी इस केस पर बहस करते हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।